सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। और मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम बेहतरीन, शानदार, मस्त, जबरदस्त होंगे और बच्चों आप अपनी पढ़ाई को भी उसी तरीके से जारी रख रहे होंगे। और जैसा कि मैं अपनी हर क्लास में आपसे कहता हूं कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक का जितना पढ़ाया है वो सारा रिवीजन कर लिया होगा और बाकी इसी प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट का भी रिवीजन कर रहे होंगे। तो जल्दी से दोस्तों एक बार आएंगे, क्लास से जुड़ेंगे और हम स्टार्ट करते हैं आज तरल का सेकंड पार्ट। कल हमने तरल में बहुत बेसिक चीजें जानी थी, जिसमें हमने सीखा था प्रेशर क्या होता है और थ्रस्ट क्या होता है। तो चलिए करते हैं सेशन को शुरू अपने उसी अंदाज में जिस प्रकार से हम प्रतिदिन करते हैं, उन 5 क्वेश्चंस के साथ जो आपका रिवीजन चेक करते हैं। कौन कौन आ गए हैं? अमित, गरिमा, सुधा, अंजलि, प्रियंका आ गई हैं, पुष्पेंद्र, रवि आ गए हैं। जल्दी से सभी आएंगे। रुद्र प्रताप आ गए हैं, स्वदेश आ गए हैं, हितेंद्र भाई आ गए हैं, सविता, विनय, अंजलि आ गई हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। मनोज, चंचल, वंदना, सौली यादव। तो बच्चों कौन कहता है, एक बार बताएंगे कि सर हमसे आप जो आपने कल पढ़ाया था उसमें से कुछ भी पूछ लीजिएगा। तो देखिए मैंने आपको स्पेशल हिदायत दी थी कि आज जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे कहाँ से? एक तो डेसिबल से और एक फ्रीक्वेंसी से। चलिए मेरा पहला प्रश्न आपसे कि मनुष्य कितनी रेंज तक की ध्वनि सुन सकता है? बताइए, मनुष्य कितनी रेंज तक की ध्वनि सुन सकता है? हर्ट्ज में बतानी है आपको। मनुष्य हर्ट्ज में कितनी रेंज तक की ध्वनि सुन सकता है? सभी लोग नंबर डाल के आंसर करेंगे क्वेश्चंस का। नंबर 2 आप मुझे बताएंगे कि फुसफुसाहट की ध्वनि कितनी होती है? फुसफुसाहट की ध्वनि कितनी होती है? किस में बताएंगे? डेसिबल में बताएंगे। नंबर 3 मेरा प्रश्न मेरे भाइयों और बहनों आपसे ये है कि ऐसी कौन सी तरंगें हैं जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चल सकती हैं? ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलने वाली कौन सी तरंगें हैं, ये आप आंसर करेंगे। और नंबर 4 क्वेश्चन जो मेरा है आपसे, नंबर 4 क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बताइए सबसे धीमी कितने डेसिबल की ध्वनि हो सकती है? सबसे धीमी डेसिबल में कितनी ध्वनि हो सकती है? सबसे धीमी ध्वनि डेसिबल में कितनी हो सकती है? और बच्चों नंबर 5 जो मेरा है आपसे, नंबर 5 मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए ठोसों में सबसे ज़्यादा चाल, ठोसों में सबसे अधिक ध्वनि की चाल, ठोसों में सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? ध्वनि की चाल किसमें होती है और कितनी होती है? बताइए मीटर प्रति सेकंड में किसमें होती है, कितनी होती है? तो बच्चों कौन कौन आंसर कर रहे हैं? मैं देख पा रहा हूं बहुत शानदार बच्चों आपके आंसर हैं। अमित, विनोद, रश्मि, बलराम, सूर्य प्रताप, लोकेश, सुषमा, अनीश भाई बहुत बढ़िया, नीतीश, रूपिका, अहिकार, सचिन वर्मा, पवित्रा, बहुत बढ़िया बच्चों आप लोगों के आंसर हैं, एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से आप आंसर कर रहे हैं। अरे यार कमेंट के बीच में तो मत गायब करते। सौरभ हैं, भीम हैं, पुष्पेंद्र हैं, दीक्षा हैं, आस्था हैं, विवेक हैं, गौरव हैं, कोमल हैं, शिमोशा से प्रकाश, पूजा, दुर्गेश, मनीष, बहुत बढ़िया बच्चों आप लोगों के आंसर हैं। तो बताइए मनुष्य कितनी ध्वनि सुन सकता है? तो दोस्तों आपका आंसर आ रहा है कि सर 20 से 20 हजार हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो जिन बच्चों का 20 से 20 हजार हर्ट्ज है प्यारे बच्चों, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 20 से 20 हजार हर्ट्ज। फुसफुसाहट की ध्वनि कितनी होती है? बताएंगे फुसफुसाहट की ध्वनि कितनी होती है? फुसफुसाहट की ध्वनि जनरली बच्चे 15 से 30 डेसिबल तक होती है। 15 से 30 डेसिबल तक सामान्य फुसफुसाहट की ध्वनि होती है। अगर आपको पेपर में 10 से 30 भी देता है तो वो भी रेंज चल जाएगी, ठीक है। 10 से 30 डेसिबल भी देता है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठोस, द्रव तथा गैसों में कौन सी ऐसी तरंगें होती हैं जो चल सकती हैं? तो बच्चों हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था, यानी कि ये होती हैं आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें, और ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगें ही होती हैं। सबसे धीमी डेसिबल में ध्वनि, देखिए सबसे धीमा फुसफुसाहट नहीं होता, सबसे धीमा डेसिबल होता है। यह आपके लिए एक नया प्रश्न था। सबसे धीमा 0 डेसिबल हो सकता है। देखिए दुनिया में एक ऐसे कमरे का भी निर्माण किया जा चुका है जिसमें आपको कोई शोर बाहर का सुनाई ही नहीं देगा, यानी कि इतना शांत वो कमरा है कि उसमें आपको आपके दिल के धड़कने की भी आवाज सुनाई देगी। तो वहां पे आप 0 डेसिबल को फील कर सकते हैं, यानी कि पॉसिबल है 0 डेसिबल। ठोसों में सबसे अधिक ध्वनि की चाल कोई बताएगा मुझे? इस प्रश्न का मुझे आंसर नहीं दिख रहा है। ठोसों में सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? ठोसों में सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? इसका आंसर बताइए बच्चों, दोस्त बताएंगे।
शिव प्रकाश कहते हैं आपकी क्लास नहीं कर पाया हूं, लेकिन आपके द्वारा दिए गए नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हूं। बहुत बढ़िया शिव प्रकाश, अगर आपको नोट्स अच्छे से समझ में आते हैं तो नोट्स ठीक है भाई, बाकी तो वैसे आपको क्लास लेनी चाहिए। 1640, अबे क्या आंसर कर रहे हो यार। सुषमा दीदी ऐसे क्यों कर रही हैं बच्चों। एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम में कितनी बताई थी आपको, करीब करीब 6420 मीटर पर सेकंड की रेंज में आपको बताई थी। बताएंगे जल्दी से एल्यूमिनियम, और कितना आंसर आपको बताया था 6420। ये तुक्के मार रहे हैं लोग, कोई स्टील कर रहा है, कोई एल्यूमिनियम कर रहा है, कोई अदरक कर रहा है, कोई लहसुन कर रहा है। ये बच्चों गलत आंसर हैं आपके, ये बहुत बेसिक से प्रश्न से साउंड को लेके। तो चलिए करते हैं शुरू आज का चैप्टर। और पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि कल हमने क्या सीखा था बच्चों। कल हमने सीखा था कि प्रेशर क्या होता है और थ्रस्ट क्या होता है। ये कल का भी मैं रिवाइज करा रहा हूं, नोट नहीं करेंगे, आज का टॉपिक जब कराऊंगा बताऊंगा। प्रेशर होता है आपका दाब। तो क्या फर्क होता है कि इसमें हम बल लगाते टाइम क्षेत्रफल का ख्याल नहीं रखते, लेकिन इसमें हम बल लगाते टाइम क्षेत्रफल का ख्याल रखते हैं। बताइए, ये हमने सीखा था। उसके साथ ही हमने इसका फॉर्मूला सीखा था, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और इसकी यूनिट क्या थी बच्चों, बल के हिसाब से न्यूटन, एरिया के हिसाब से मीटर स्क्वायर। और इसी को क्या कहते हो आप, पास्कल कहते हो। इसी को क्या कह रहे थे दोस्त, हम पास्कल कह रहे थे। यहां तक की बात हमने कल कर ली थी, और हमने देखा था कि इसके कुछ उदाहरण कि रेल की पटरियों के नीचे स्लीपर बिछाए जाते हैं जिससे कि दाब ज्यादा ना लगे। और मैंने आपको बताया था कि दाब जब भी आए तो आपको याद रखना है चीजों का धंसना। क्या याद रखना है, चीजों का धंस जाना। तो बच्चों अगर दाब से कुछ पूछता है तो चीजों का धंसना दिमाग में रखेंगे, वहीं से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे घनत्व की। चलिए अब बिल्कुल स्लो चलेंगे, आराम आराम से। रिवीजन हो गया फास्ट फास्ट, अब चलेंगे स्लो। बच्चों किसकी बात करेंगे, डेंसिटी की। डेंसिटी को डी से दिखाया जाता है, डी सिंबल से हम डेंसिटी को दिखाते हैं, ठीक है। देखिए डेंसिटी क्या होती है उसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लेंगे। देखो रट तो सबने रखा होगा, रट तो सबने रखा होगा बच्चों, लेकिन बात होती है समझने की, क्योंकि आपने अगर समझ लिया तो इसी से रिलेटेड चीजों को आप आगे भी अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, उसका जवाब देंगे। ये मेरे पास 1 लीटर का बर्तन है और इसमें भरा हुआ है पत्थर। क्या भरा हुआ है, बहुत सारा पत्थर ऊपर तक। 1 लीटर के बर्तन में ये बहुत सारा पत्थर मैंने भर दिया है। ये दूसरा मेरे पास 1 लीटर का बर्तन है और बच्चे मैंने इसमें भरी हुई है रुई। क्या भरी हुई है, रुई मैंने भरी हुई है। ये देखें आप, ये कॉटन मैंने भरी है। तो मुझे बताइएगा कि किसका भार ज्यादा होगा, किसका भार ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि भैया पत्थर मान के चलें, अगर 1 लीटर में 10 किलो आ जाता है तो रुई मुश्किल से 1 किलो भी नहीं आएगी। मान लो मैं 1 किलो मान लेता हूं, लेकिन रुई 1 किलो भी नहीं आएगी, रुई 1 किलो भी नहीं आएगी। अब बच्चों आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि आयतन तो समान है। भाई लीटर क्या होता है, आयतन। आयतन तो समान है, लेकिन उसमें भरा जाने वाला द्रव्यमान, उसमें भरा जाने वाला द्रव्यमान दोनों में अलग अलग आ रहा है। इसमें 1 किलो आया है और इसमें बच्चों 10 किलो आया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में बोलें तो पत्थर बहुत घना है। क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि पत्थर कैसा है, बहुत घना है, और रुई घनी नहीं है। घने जंगल किन को बोला जाता है, ऐसे जंगल जहां पर पेड़ बहुत नजदीक होते हैं। तो चूंकि ये क्या है, एक ठोस है, और ठोसों के जो अणु होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, बहुत ज्यादा घने होते हैं। और बच्चों घने शब्द से ही किसकी व्युत्पत्ति होती है, घनत्व की व्युत्पत्ति होती है। रुई के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इसमें 1 लीटर में कुल इतने अणु हैं, इसमें 1 लीटर में ज्यादा अणु हैं। ये कैसा है, बहुत ज्यादा घना है, और ये कैसा है बच्चों, कम घना है। ठीक है, तो ये समझाने वाली बात हो गई। अब देखिए लिखने वाली बात क्या है। एक काम करना, एग्जाम्पल भी अपने पास रखना, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आप चाहें तो नोट कर लें, अच्छा समझ में आ जाएगा। अब लिखने वाली बात क्या है, परिभाषा इसकी ये बनेगी कि घनत्व क्या होता है। देखिए आयतन तो मैंने समान रखा था। आयतन क्या रखा था मैंने, समान रखा था। आयतन बच्चों कैसा रखा था, समान। तो समान आयतन में अगर द्रव्यमान की मात्रा ज्यादा होगी तो वो ज्यादा घनत्व वाली चीज होगी, और उतने ही आयतन में अगर द्रव्यमान की मात्रा कम होगी तो उस चीज का घनत्व कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात बच्चों आप क्या चेक कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि कितने आयतन में कितना द्रव्यमान आता है। यस या नो, एक बार थम्स अप करके बताएंगे जल्दी से, एक बार थम्स अप करके बताएंगे जल्दी से कि बच्चों आपको यह समझ आया कि हम क्या चेक करते हैं घनत्व में, कि कितने आयतन में कितना द्रव्यमान आया।
यही तो चेक कर रहे हैं हम। यानी कि जो घनत्व होता है, यानी कि बच्चों जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन। किस किस का रेशियो आप चेक कर रहे हैं, द्रव्यमान और आयतन का रेशियो आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन का रेशियो आप चेक कर रहे हैं। तो परिभाषा क्या हो गई, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यही इसकी डेफिनेशन होती है कि कितने आयतन में कितना द्रव्यमान आया है। बहुत बढ़िया। तो कोई ऐसा है दोस्त जो मुझे इसका मात्रक बताएगा? बच्चों इंग्लिश वाले मेरे दोस्त लिखेंगे डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या लिख दोगे, मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों इसका कोई मुझे मात्रक बताएगा? अब तो आप मात्रक निकालना सीख गए हैं, यूनिट आप बहुत अच्छे से निकालना सीख चुके हैं। तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। और बच्चों आयतन की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। ठीक है, मीटर की पावर 3। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। चलो बहुत बढ़िया शिवम, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिएगा, माँ बाप का सपना पूरा करिएगा। थोड़ा एसी कूल करना। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया, द्रव्यमान बटे आयतन। कितने आयतन में कितना द्रव्यमान आया और कितना मात्रक होता है। चलिए थोड़ा सा फील करते हैं और मैं कुछ चीजों के आपको घनत्व लिखवाता हूं। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं पारे की, किसकी, पारे की। डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है पेपर में और थोड़ा सा आपको पता लगेगा कि पारे का घनत्व कितना होता है। तो बच्चों पारे का जो घनत्व होता है वो 13,600 केजी पर मीटर क्यूब होता है। वहीं अगर मैं बात करूं शहद का घनत्व, तो शहद का घनत्व 2000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। और बच्चों अगर मैं वहीं बात करूं पानी की, यानी कि जल की, तो जल का घनत्व जो होता है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अगर आप समान आयतन लेते हो तो जल 1000 किलो आएगा, शहद 2000 किलो आएगा और पारा 13,600 किलो आएगा। समझिएगा बच्चों, 13,600 किलो आएगा। इसका मतलब समझिए कि पारा कितना ज्यादा भारी है शहद से और जल से। अगर मैं बात करूं लोहे की भी, अगर मैं बात करूं लोहे की, तो बच्चे लोहे का भी 8000 के आसपास होता है। यानी कि पारा जो होता है, जो मरकरी होता है, वो लोहे से भी कहीं ज्यादा भारी होता है। ये लोहे से भी कहीं ज्यादा भारी होता है। अरे दोस्त इतना तो आप भी कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन कौन नहीं निकाल सकता, बताइए इसकी डायमेंशन कौन नहीं निकाल सकता है यार। अब ये पूछते ही रहोगे, इसका मतलब आप रट रहे हो। केजी की डायमेंशन क्या हो जाएगी बताइए, एम हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी एल, एल की पावर 3। तो कितनी हो जाएगी, एम एल की पावर -3। इतना तो यार मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आप अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका घनत्व। ये हमने इंफॉर्मेशन बटोरी घनत्व के बारे में। ठीक है, अब देखिए दोस्त इसका और क्या नाम होता है। इस वाले घनत्व के लिए या तो वो सिंपल घनत्व बोलेगा, या बोलेगा आपसे, या बोलेगा दोस्त आपसे निरपेक्ष घनत्व। क्या बोलेगा, निरपेक्ष घनत्व। मैंने इसलिए बाद में बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। या तो डेंसिटी बोलेगा, या बोलेगा आपसे, या बोलेगा आपसे एब्सोल्यूट डेंसिटी। क्या बोलेगा, एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता है। किसी का पक्ष नहीं लेने का मतलब क्या है कि आप वस्तु की स्वतंत्र रूप से कैलकुलेशंस कर रहे हैं। जैसे अगर मैं शहद की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो शहद की ही कर रहा हूं, उस टाइम में किसी अन्य चीज को नहीं देख रहा हूं, उस टाइम में किसी अन्य चीज को नहीं देख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए पहला घनत्व तो ये हो गया। तो मैंने यहां बताया कि निरपेक्ष घनत्व क्या होता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता। तो सर ऐसा कौन सा घनत्व होता है जो किसी का पक्ष लेता है, तो एक सेकंड बस समझ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। एक दूसरे तरह का घनत्व होता है, हेडिंग डालेंगे बच्चों, हेडिंग डालेंगे सापेक्ष, या इसी को क्या लिखता है, आपेक्ष। सापेक्ष या आपेक्ष घनत्व, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेगा रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलेगा, रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान से समझेंगे, यहां पर आप किसी वस्तु का घनत्व बताओगे जल से तुलना करके। ठीक है, याद रखना कि यहां पर हम तुलना करके बता रहे हैं, ऊपर हमने कोई तुलना नहीं की थी, लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि शहद जो है वो जल की तुलना में कितना भारी है, शहद जो है वो जल की तुलना में कितना भारी है, तो आप कहोगे
सर शहद जो है ना वो 2 गुना भारी है, कैसे पता लगाओगे? शहद का घनत्व ऊपर लगाओगे और जल का घनत्व नीचे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि लोहा, मैंने पूछा शहद जल की तुलना में कितना भारी है, आपने कहा 2 गुना। मैं पूछूं लोहा जल की तुलना में कितना भारी है, तो आप क्या कहोगे? लोहे का घनत्व ऊपर लगाओगे और जल का कहां लगाओगे? नीचे। आप कहोगे जी 8 गुना भारी है। मैं पूछूं पारा जल की तुलना में कितना भारी है, तो आप कहोगे कि सर पारे का घनत्व ऊपर लिखो और जल का घनत्व कहां लिखो? नीचे लिखो। तो दोस्त आंसर कितना आ जाएगा? 13.6, करीब 13.5, करीब कितना आ जाएगा? 13.5 आ जाएगा। यानी कि पारा 13.5 गुना भारी है जल से, जबकि जो लोहा है वो 8 गुना भारी है, और शहद कितने गुना भारी है? 2 गुना भारी है। तो बच्चों यहां पर अब आप घनत्व नहीं निकाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप एक तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो बच्चों जब आप जल से किसी चीज की तुलना करते हो, किसकी तुलना करते हो? जल से किसी भी चीज की तुलना करते हो, तो उसको क्या बोलते हो आप? सापेक्ष या आपेक्ष घनत्व। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जल की तुलना में कितना घनत्व है, जल की तुलना में घनत्व, यानी कि डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर। वाटर से ही सभी की तुलना की जाती है, ठीक है, वाटर से ही सभी की तुलना की जाती है। और भाई बहन इसका फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है, नीचे हमने सभी में क्या रखा है? जल का घनत्व। किसका घनत्व बच्चे? जल का घनत्व रखा है, ठीक है, जल का घनत्व। और ऊपर क्या रखा है? जिस वस्तु की आपको तुलना करनी है, तो ऊपर क्या रखोगे आप? वस्तु का घनत्व रखोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पारा कैसा होता है? पारा भैया नीले और हल्के गुलाबी कलर का होता है, और उसको सिर पे रखने से वो ताज बन जाता है। क्या यार, क्या बात है पूछते हो? ऐसी कुछ काम की बात है, पूछो पारा कैसा होता है, ये सब थोड़ी चीजें आएंगी पेपर में। मरकरी व्हाइट कलर का एक लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी ज्यादा दिमाग ना दौड़ाएं बच्चों, इतना पर रखें, पहले इतना समझ लो अच्छे से, बाकी सारी चीजें आपको आ जाएंगी। बहुत ज्यादा, बहुत शानदार नीरज सोनकर। जल से किसी भी चीज की तुलना क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो जल से जब आप किसी भी चीज की तुलना करते हो तो रिलेटिव डेंसिटी होती है। अब मुझे बताइए दोस्त, किस किस को समझ में आ गया? और मैं मान जाऊंगा कि उसको समझ में आया है जो मुझे बता दे रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक। पहली डेफिनेशन हो गई, दूसरा इसका फॉर्मूला हो गया, और तीसरी बच्चों जो बात करेंगे हम इसके मात्रक की। मुझे इसका मात्रक जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि उसकी समझ में आ चुका है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। अरे किसी का नंबर ब्लॉक नहीं है भैया जी। वाटर को लीटर में मेजर किया जाता है। रिया विश्वकर्मा, वाटर को लीटर में ही मेजर करते हैं। और याद रखना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। एक रिलेशन होता है मैथ्स में, आपने शायद पढ़ा होगा मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। 1 मीटर की क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000। तो लीटर को भी मीटर क्यूब आप बोल सकते हो, दोनों ही आयतन के मात्रक हैं, ठीक है। तो दोनों ही किसके मात्रक हैं? आयतन के मात्रक हैं। यूनिटलेस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम बेहतरीन। बच्चों क्या होगी ये? यूनिटलेस, ये विमाहीन होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने भी यूनिटलेस आंसर किया है, समझे, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं वो, उनका ध्यान यही है, कमेंट सेक्शन में ज्यादा उनका ध्यान नहीं है। डायमेंशनलेस, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है। जब बच्चों 2 तरह की राशियां ऊपर और नीचे आ जाएं तो हमेशा ऐसी राशि का कोई भी घनत्व, कोई भी मात्रक नहीं होता। अब याद रखना, पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि पूछा क्या है। बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। अगर पूछे आपसे, अगर दोस्त आपसे पूछे कि निरपेक्ष घनत्व यानी एब्सोल्यूट डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, तो आप ये आंसर करेंगे, ठीक है, आप ये आंसर करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे सापेक्ष घनत्व या आपेक्ष घनत्व, दोनों एक ही बातें होती हैं, या रिलेटिव डेंसिटी, तो बच्चों क्या हो जाएगा? कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रकहीन, ठीक है। विमाहीन होगा तो मात्रकहीन भी होगा, दोनों चीजें लिख लीजिए आप, विमाहीन भी होगा और मात्रकहीन भी होगा, यानी कि यूनिट लेस, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस। चलिए, उम्मीद है आपको अब तक की सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी घनत्व से संबंधित। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो घनत्व से संबंधित पेपर में पूछे जाने वाले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लिखता हूं। देखिए क्या लिखता हूं। मैं आपसे कहता हूं, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इसका आंसर सभी मुझे बताएंगे। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे कि जल में तैरती बर्फ, जल में तैरती बर्फ के पिघलने पर जल का
स्तर बताइए बढ़ेगा या घटेगा? अगर जल में बर्फ तैर रही है तो जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो जल का स्तर क्या होगा? जैसे कि ये है आपकी क्या जल, और इसमें मान लो बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। तो जब ये पूरा पिघल जाएगा तो बताइए पानी का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे बच्चों कि पानी का स्तर क्या होगा? बहुत शानदार, सविता तिवारी, शालू आपका गलत आंसर है, सुदीप का बिल्कुल अच्छा आंसर है, सविता का अच्छा आंसर है। चलो इसका आंसर अभी करेंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं तो पहले कुछ चीजें लिखें और इसका आंसर फिर आप कर पाएंगे। तो इसको आप लिखिए एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। और पहले आप कुछ चीजें लिखो, कुछ चीजें समझो, फिर आप इसका आंसर करने में सक्षम होंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि तैरती हुई यदि तैरती हुई वस्तु का घनत्व, तैरती हुई वस्तु का घनत्व यानी कि डेंसिटी, अगर तैरती हुई वस्तु का घनत्व बराबर है द्रव के घनत्व के यानी कि लिक्विड की डेंसिटी के, क्या हो रहा है? अगर किसी द्रव में कोई वस्तु तैर रही है, जैसे मान के चलिएगा कि पानी में तैर रही है बर्फ, तो बच्चों पानी और बर्फ का घनत्व कैसा है? बराबर। अरे बर्फ है क्या? अरे दोस्त बर्फ पानी ही तो है, बर्फ क्या है? पानी ही तो है जिसको जमा दिया गया है, तो घनत्व सेम रहेगा। देखिए किसी चीज को आप जमाओ चाहे आप उसको फैलाओ गर्म करो, घनत्व कभी भी नहीं बदलता है। तो घनत्व बच्चों कैसा रहेगा? बराबर। तैरती हुई वस्तु का घनत्व कैसा है? द्रव के घनत्व के बराबर है। तो बच्चों ऐसे केस में वस्तु यहां लिखेंगे पिघलने पर जब ये वस्तु पिघल जाएगी बच्चों, पिघलने पर द्रव का जो स्तर है, द्रव का स्तर कैसा रहेगा? समान रहेगा। द्रव का स्तर कैसा रहेगा? समान रहेगा। यानी कि अगर ये बर्फ है, बर्फ, और ये इसमें तैर रही है, और जब ये पिघल जाएगी तो बच्चों द्रव के स्तर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या रहेगा? द्रव का स्तर समान रहेगा। कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो याद रखेंगे कि अगर समान घनत्व की दो चीजें तैर रही हैं, समान प्रकार की दो चीजें तैर रही हैं, तो बच्चों क्या होगा? दोनों का स्तर कैसा रहेगा? ना घटेगा ना बढ़ेगा, बराबर रहेगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिख लीजिए और इसको अच्छे से समझिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये क्या है आपका? आइसबर्ग। क्या है आपका? ये एक आइसबर्ग है। आइसबर्ग क्या होते हैं? जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, जिनको आप बोलते हो आइसबर्ग। तो आइसबर्ग का ज्यादातर भाग बच्चे नीचे रहता है। कहां रहता है? नीचे रहता है। केवल कुछ ही भाग उसका ऊपर रहता है। अगर मैं बात करूं कि इस आइसबर्ग का कुल हिस्सा 10 है, ठीक है, कुछ भी मान लो, मीटर है, आयतन है, 10 है, तो दोस्त इसका केवल ऊपर एक भाग रहेगा। कितना भाग रहेगा? एक, और 9 हिस्से इसके नीचे होते हैं। ये फिक्स है। ये बच्चों कैसा है? फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है कि एक हिस्सा ऊपर रहेगा और 9 हिस्से कैसे रहेंगे? नीचे रहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? आपसे दोस्त ऐसे पूछता है कि ऊपर कितना हिस्सा है आइसबर्ग का और नीचे कितना हिस्सा है। तो बच्चे ऊपर हिस्सा कितने में से? 10 में से। 10 में से ऊपर कितना है? 1। नीचे कितना है? 10 में से 9 हिस्से कितने हैं? नीचे। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेट में भी कोई अंतर नहीं आएगा भाई, वेट में भी कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो उसका उतना ही रहेगा ना। 10% ऊपर रहता है, बिल्कुल। तो 10% हो गया ना, 10 का 1 अगर ऊपर है तो कितना हो जाएगा बच्चे? 1। 10 का 1 मतलब 10% ऊपर हो जाएगा और बाकी 90% कहां रहेगा? नीचे। तो ये बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट अच्छे तरीके से याद कर लें। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करेंगे, नोट हुआ है तो बच्चे एक बार थम्स अप कर देंगे। चलो भैया, रोहित कुमार ने एक मैसेज में 2 बात कर दी हैं। एक में उन्होंने कह दिया कि वॉइस कम आ रही है, और एक में उन्होंने दिल भेज दिया एक लड़की का नाम लेके।
ऐसा करने से क्या होगा? आपको लगता है कि आप जिस लड़की का नाम कमेंट सेक्शन में लेंगे वो माला लेके आपके पास दौड़ी हुई आएगी, अरे आ जाओ हमें तुमसे शादी करनी है, तुम तो बहुत युवा पुरुष हो, ऊपर से तुम बेरोजगार हो रहे हो यार, तुम्हें तो कोई कहे तो भी माला डालने से पहले 4 बार सोच लेना कि ऐसा ना हो घर बुलवा के पिटा दे। ठीक है, तो ऐसी हरकत मत करो दोस्त। चलो आगे चलें दोस्तों। ठीक है, चलो हाँ बिल्कुल 9/10 आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। देखिए मैं क्या करवा रहा था आपको, हम कर रहे थे कि घनत्व से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिनमें पहला हमने ये पढ़ लिया था। अब देखिए दूसरा फैक्ट क्या पूछा जाता है। दूसरा फैक्ट दोस्त आपसे पूछा जाता है कि पानी का घनत्व जो होता है, पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी अधिकतम कहां होती है। पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम कहां होता है? तो बच्चों आप सभी ने रट्टा मार लिया होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। कहां होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ठीक है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है? देखो जनरली समझें आप, मैं आपको एक सामान्य वस्तुओं की बात बताता हूं। सामान्य वस्तुएं, अगर सामान्य वस्तुओं को आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म करोगे, तो गर्म करने पे चीजें क्या होती हैं बताइए? आप कहोगे भैया गर्म करने पे चीजें क्या होती हैं? फैलती हैं। गर्म करने पे क्या होती हैं? फैलती हैं, क्योंकि आप शहद को अगर गर्म करोगे तो वो हल्का होता चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हल्का होता हुआ चला जाएगा। फैलने का मतलब क्या होता है बताइए? विज्ञान की भाषा में अगर मैं बात करूं, फैलने का मतलब कि आयतन क्या होगा और घनत्व क्या होगा। तो आप कहोगे अगर कोई चीज फैलेगी तो ज्यादा जगह घेरेगी, और ज्यादा जगह घेरेगी तो आयतन बढ़ेगा और घनत्व क्या होगा? घटेगा। तो बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि अगर आप पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गर्म करते हैं तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों आयतन उसका बढ़ जाएगा और घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सॉरी, ये तो सामान्य वस्तुओं की बात है। ठीक है, पानी की बात नहीं की है मैंने, सामान्य वस्तुओं की बात की है। अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इनको ठंडा करोगे, क्या करोगे? ठंडा करोगे, तो बच्चों आयतन और घनत्व पे क्या फर्क पड़ेगा? आप कहोगे कि सर ये सिकुड़ेंगी। बोलो कहोगे कि नहीं? कोई भी चीज, जैसे आप सर्दी में जाते हो कहीं तो क्या करते हो? आप ऐसे चौड़ के फैलते हो या फिर ऐसे ऐसे करते रहते हो ठंड के मारे? आप सिकुड़ने की कोशिश करते हो, ऐसे याद रखिएगा। तो बच्चों क्या होती हैं? चीजें सिकुड़ती हैं। ठीक है, ये सामान्य वस्तुओं की मैं आपको बात कर रहा हूं कि आप अगर सामान्य वस्तुओं को ठंडा करते हैं तो सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने का मतलब जगह कम घेरेंगी, आयतन कम होगा और घनत्व कैसा हो जाएगा बच्चों? इनका घनापन क्या होगा? जितनी चीज एक निश्चित एरिया में आएगी वो ज्यादा घनी होती चली जाएगी। बोलो एग्री करते हो? ज्यादा घनी होती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं बच्चों पानी की बात करूं, ये तो सामान्य वस्तुएं हैं, लेकिन पानी सामान्य नहीं है। पानी को भगवान ने मेंटोस खा के बनाया है। किसकी बात करूं? अगर मैं जल की बात करूं तो मेरे भाई मेरे बहन, इसमें ए पार्ट डाल लो और इसमें यहां बी पार्ट डाल लो। अगर मैं बात करूं 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद भी अगर आप इसको गर्म करोगे, अगर आप इसको गर्म करोगे तब भी ये सिकुड़ेगा, तब भी ये सिकुड़ेगा, और अगर आप इसको ठंडा करोगे तब भी ये सिकुड़ेगा ही। ठीक है, यानी कि इसका जो बिहेवियर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के इधर और इधर सेम रहता है। कैसा रहता है? सेम ही रहता है, यानी कि ये इधर भी सिकुड़ेगा और उधर भी सिकुड़ेगा। तो मुझे बताइएगा, मुझे आप ये बताइएगा कि पानी का घनत्व अधिकतम कहां होगा? बताएं दोस्त। पानी का जो घनत्व होगा वो कहां होगा बताइए? देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी फैलता है, सॉरी सिकुड़ता नहीं है, क्या होता है? फैलता है। ये गड़बड़ हो गई है, इसको हटाते हैं। क्या होता है? पानी फैलता है। चीजें सिकुड़ती हैं लेकिन पानी क्या होता है दोस्त? फैलता है। सॉरी इसके लिए, ये फैलने वाला कॉपी करेंगे हम। क्या होता है? पानी गर्म करने पर भी फैलता है और पानी ठंडा करने पर भी फैलता है। तो आप ये बताइएगा कि पानी को अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड के इधर ले जाओगे तो भी घनत्व घटेगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के इधर ले जाओगे तो भी घनत्व घटेगा। तो सबसे अधिकतम घनत्व कहां रहेगा? सबसे अधिकतम घनत्व रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या रहेगा?
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, अगर हम कह रहे हैं कि पानी ठंडा होने पर फैलता है और गर्म होने पर भी फैलता है, तो मान के चलिएगा कि आपके घर के पाइप में पानी भरा हुआ है, आपके घर के पाइप में पानी भरा हुआ है नलके में, और जब सर्दियां बढ़ती हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएगा। टेम्परेचर कहां जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। तो बताइए पानी की पाइप क्या होगी, फैलेगी या सिकुड़ेगी? जल्दी से मुझे बताइए। अगर सर्दी बहुत भयंकर पड़ती है, टेम्परेचर 4 से नीचे जाता है, तो नल की जो पाइप है वो फैलेगी या सिकुड़ेगी? तो बच्चों 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, यानी कि सर्दियों में, आप ये कह सकते हो सर्दियों में पानी के पाइप क्या हो जाते हैं? आपने अक्सर पढ़ा होगा, पानी के पाइप फट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी का आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ते ही पानी के पाइप क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाते हैं? पानी के पाइप फट जाते हैं। तो ये आपको रीजन समझ में आया होगा। अब देखो, क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं पूछता कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या होगा? अधिकतम होगा। वो ये भी पूछ लेता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पहले कितना होता है? तो बच्चों याद रखना कि वो हमेशा ही कम होता है। कहीं जुगाड़ लगाओ कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद तो यार कम होता है, तो यार पहले तो ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दोनों साइड ही पानी का घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो सर्दियों में पानी के पाइप क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। नलों के पाइप क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। ये भी इसी बात का उदाहरण है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा घनत्व, और घनत्व से जुड़ा हुआ हर टॉपिक जो भी अब तक हमने किया है। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट करें। अगर आपका नोट हो गया है तो थम्स अप करें, फिर चलते हैं हम आगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए, हो गया आपका नोट, तो हम चलते हैं अब आगे। और बच्चों, घनत्व को पढ़ने के बाद अब आपका जो अगला टॉपिक रहने वाला है, अब आपका बच्चे अगला टॉपिक जो रहने वाला है वो होगा द्रव में दाब। क्या होगा? द्रव में, या द्रव का दाब, ऐसे लिखिएगा, द्रव का दाब, यानी कि फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर, देखिए फ्लूइड प्रेशर क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। एक एक चीज ऐसे समझ आएगी कि कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे, बट आपने अगर रट लिया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। देखो, अभी तक जो दाब मैंने आपको बताया, मैं लगा रहा था, मैं ऐसे करके पुश कर रहा था। जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ऊंट का चलना, या फिर कील का ठोकना, या पटरियों पे स्लाइडर्स का बिछाया जाना, वो सब किसका एग्जाम्पल होता है बच्चों? वो एग्जाम्पल होता है यांत्रिक दाब का। यांत्रिक क्या होता है? जब हम किसी पर काम करें, कोई मशीन किसी पर काम करे, ऊंट काम कर रहा था, कील काम कर रही थी, ये सब किसका एग्जाम्पल होते हैं? यांत्रिक का एग्जाम्पल होते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूं द्रवों की, तो द्रव भी दाब लगाएगा। भाई आप मुझे ये बताइएगा, अगर मान के चलिएगा मैंने एक सिलेंडर में कुछ द्रव भर दिया, मैंने एक सिलेंडर में कुछ पानी भर दिया, पानी छोड़िए, कोई द्रव भर दिया, पानी हो, केरोसिन हो, लिक्विड हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो, ग्लिसरीन हो, तो क्या ये दाब लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बताइए। इसमें मैंने कुछ चीज भर दी जिसकी ऊंचाई है h, तो बताइए, और इसका घनत्व जो है, इसका जो घनत्व है वो है d। तो बताइए, क्या ये वाला हिस्सा जब ये जमीन पर रखा रहेगा, तो क्या इस कंटेनर में भरा हुआ कोई भी लिक्विड जमीन पर दाब लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। आपका आंसर होगा सर, बिल्कुल लगाएगा। अब बच्चों, अगर ये दाब लगाएगा तो इसी को क्या बोलते हो? द्रव का दाब। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी कि द्रव के द्वारा आरोपित दाब। क्या परिभाषा होगी? कि द्रव के द्वारा आरोपित दाब। द्रव के द्वारा आरोपित दाब। प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। तो फ्लूइड कितना प्रेशर लगाता है बच्चों, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, और इसका मेरे दोस्त, मेरे भाई, फॉर्मूला होता है P बराबर कितना होगा? DGH। P बराबर DGH। G क्या है?
जी हम पढ़ चुके हैं, गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। देखिए एक फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा था, P बराबर FA, ये किसके लिए था दोस्त? ये था यांत्रिक के लिए। जब भी आप कील ठोको या ट्रेन स्लाइडर पर बल लगाए या ऊंट बल लगाए किस पर? रेगिस्तान पर, तो इस प्रकार का जो फॉर्मूला होता है P बराबर F/A होता है। लेकिन अगर द्रव की बात आ जाए तो यह फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा। फॉर्मूला कौन सा करेक्ट होगा? DGH, जिसमें D क्या है? D है वस्तु का घनत्व। क्या है बच्चों? वस्तु का घनत्व है। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और H क्या है? वस्तु की ऊंचाई। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि द्रव का दाब जो होता है वो क्या होता है? DGH। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको लिखवाता हूं। तो इंपॉर्टेंट बातों में देखिए क्या मजे की बात है कि अगर मान लीजिए आप एक वस्तु डाल देते हो यहां पे, ठीक है, यहां पर आपने ये एक वस्तु यहां पर डाल दी द्रव में, ठीक है, ये आपने एक वस्तु द्रव में डाल दी, तो बताइए द्रव क्या करना शुरू करेगा? भाई द्रव इस पर दाब लगाना शुरू करेगा, है ना। जैसे ही तुम किसी के घर में जाते हो और वहां मान लो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम उनके लिए चॉकलेट ले जाते हो, तो बच्चे कैसे कहते हैं? ओ हमारे चाचू आ गए, हमारे चाचू आ गए। और कोई तुम्हारी जेब पकड़ेगा, कोई तुम्हारा यहां से कुछ पॉकेट पकड़ेगा, कोई तुम्हारी पीछे की पॉकेट में हाथ डालेगा। तो वैसे ही जब कोई वस्तु यहां डाली जाती है द्रव में, तो द्रव के जो अणु हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये क्या करेंगे? इस पर दाब लगाना शुरू करेंगे। चलो भाई चलो जल्दी जल्दी दाब लगाओ। ये फटाफट फटाफट अपना काम करना शुरू करते हैं। देखें एक बार, इस तरीके से लगाएंगे, वस्तु पर दाब लगाएंगे। ये द्रव के अणु वस्तु पर क्या लगाएंगे? दाब लगाना शुरू करते हैं। तो इस पर बिल्कुल चारों तरफ से दाब लगना शुरू होगा, बढ़िया तरीके से हर एक अणु इस पर दाब लगाता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर क्या लगना शुरू होता है? एक दाब लगना शुरू होता है। और बच्चों वस्तु पर द्रव के द्वारा लगाया गया दाब, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, वस्तु पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब, वस्तु पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब हर एक दिशा में, सभी दिशाओं में समान होता है, या हर एक दिशा में कैसा होता है? हर एक दिशा में समान होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी कि अगर कोई बच्चा 2 साल का है तो वो भी आपसे 2 ही चॉकलेट मांग रहा है, कोई 4 साल का है वो भी आपसे 2 ही चॉकलेट मांग रहा है, कोई 6 साल का है तो वो भी आपसे 2 ही चॉकलेट मांग रहा है। और इस नियम को क्या बोला जाता है बच्चे? इसी नियम को किसका नियम कहते हैं? इसी नियम को पास्कल का नियम कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यही नियम क्या कहलाता है? पास्कल का नियम कहलाता है। एक साइंटिस्ट हुए बहुत खतरनाक बेहतरीन साइंटिस्ट, सर पास्कल, उन्होंने बताया कि अगर द्रव में कोई वस्तु डूबी हुई है तो उस पर जो दाब लगेगा वो प्रत्येक कण के द्वारा कैसा लगाया जाएगा? समान लगाया जाएगा। बताइए क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया है? डेंसिटी को जतिन प्रताप रो से कर लीजिए, डी से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, दोनों से कर लेते हैं, ठीक है। पेपर में रो से आए डी से आए, आप किसी से भी कर देना, बाकी ज्यादातर तो डी से किया जाता है इन वाले चैप्टर्स में, रो से बाकी अदर चैप्टर्स में यूज करते हैं, बाकी उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ये नियम क्या कहलाता है? आपका पास्कल का नियम कहलाता है। और बच्चों आप इतना भी याद रखें कि देखिए मैंने एक पैटर्न बनाया है दाब के लगाने का, आप इस पैटर्न पर अगर गौर फरमाएं तो आपको समझ में आएगा कि यहां जो हर एक कण है वो कितने डिग्री के कोण पे दाब लगा रहा है। मैं आपसे ये जवाब जानना चाहता हूं कि हर एक कण जो है वो कितने डिग्री के कोण पर दाब लगा रहा है। तो बच्चों हर एक कण 90 डिग्री पर दाब लगा रहा है, ठीक है। जैसे ये देखिएगा, अगर यहां ये वस्तु है तो ये ऐसे ऊपर पुश करेगा, ये बिल्कुल ऐसे पुश करेगा, यानी कि कोई भी कण ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं दबाएगा। कैसे दबाएगा? बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर दाब लगाएगा, यानी कि लंबवत दाब लगाएगा। एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ ये प्रश्न है, ये भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे हुए भी प्रश्न हैं जो मैं सारे आपको बता रहा हूं। तो कैसे लिखोगे? लिखोगे कि लगाया गया दाब तल के कैसा होता है? लंबवत होता है, तल के लंबवत होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कैसा होता है दोस्त? लगाया गया दाब तल के परपेंडिकुलर होता है। भाई वाह, बहुत शानदार। तो अगर आप डायग्राम भी दिमाग में रखोगे ना
तो भी कभी भी नहीं निकलेगा। आपसे पूछ लेगा कि कैसा होता है, आप 1 सेकंड में आंसर कर दोगे कि जी लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है सर, क्यों तली में जाकर बैठ जाते हैं? कौन बैठ जाता है? अनुज कुमार, तुम कहीं गिलास की तली में जाकर कभी नीचे बैठे हो? दोस्त निश्चिंत रहिएगा, अभी तली वाली चीजें जब आएंगी उत्प्लावन केंद्र में, उत्प्लावनता के सिद्धांत में, तब आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, सभी के कमेंट शो हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीएसएफ के लिए बिल्कुल आप क्लास ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बच्चों उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इससे संबंधित क्या प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पास्कल के नियम पर कौन आधारित है। ठीक है, तो लिखेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण। हेडिंग डालेंगे पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण। इसी में करवाई दे रहा हूं मैं सब, क्योंकि द्रव में ही तो चला हुआ है। पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण, पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण। देखिए पास्कल के नियम पर कौन कौन काम करते हैं। ठीक है, पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण। बच्चों पास्कल के नियम पे कौन कौन काम करता है, ध्यान से आप एक बार देखिएगा। पहले एक बार बताइए क्या नोट हो गया? थम्स अप करिएगा, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। जल्दी से बताइएगा। सर मिस यू, अर्पित सिंह कहते हैं। बताओ अर्पित सिंह, पार्टी दो, कहां आना है? आप जहां बुलाओ वहां आ जाएंगे। वही चलिए, तो देखो पास्कल के नियम पर आधारित जो 2 चीजें होती हैं जो आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनमें से पहली है आपकी द्रव चलित ब्रेक। क्या पूछी जाती है? द्रव चलित ब्रेक। समझेंगे क्या होते हैं द्रव चलित ब्रेक? हमें यह नहीं लिखना वो काम वाम कैसे करते हैं, बस इतना पूछा जाता है कि पास्कल के नियम पर कौन काम करते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा भी, बट हम उस चीज को लिखेंगे नहीं। द्रव चलित ब्रेक क्या होते हैं दोस्त? हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। दूसरा आप पढ़ते हो इस पर द्रव चलित लिफ्ट। क्या पढ़ते हो? द्रव चलित लिफ्ट। द्रव चलित लिफ्ट यानी कि हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है समझेंगे, और हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होते हैं एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे। यह है बच्चों हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये वो लिफ्ट है जो आपने अक्सर देखी होगी जब आप कार को वॉश कराने जाते हैं। जब आप कार को वॉश कराने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कार को एक स्टैंड पे खड़ा किया जाता है और मैकेनिक अंदर जाता है और अंदर से एक चीज को पुश करता है अंदर की तरफ, बहुत बहुत कम प्रेशर से, और उस छोटे से प्रेशर से ही इतनी बड़ी चीज कहां उठ जाती है? ऊपर उठ जाती है। ठीक है, कहां उठ जाती है? ऊपर उठ जाती है। तो बच्चों ये संभव हो पाता है, जो इसमें द्रव भरा हुआ है ना, ये जो इसमें द्रव भरा हुआ है वो इसको पुश करता है। मैकेनिक जो होगा वो द्रव को पुश करता है, द्रव को पुश करता है। और बच्चों ये द्रव ऐसे ऐसे दाब लगाएगा। देखो हर कण दाब लगाता रहेगा और ये जो दाब है ना बिल्कुल समान रूप से लगाया जाएगा। यहां पे पास्कल का नियम इस्तेमाल होगा कि ये दाब जो वहां से ट्रांसफर होके आया है, छोटा दाब और क्या बन जाएगा? यहां पे आके बहुत बड़ा बन जाएगा, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो छोटे बल के थ्रू आप बड़े चीजों को भी ऊपर उठा पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। बहुत ज्यादा इसके बारे में हमें नहीं समझना है। दूसरा आप देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। अब हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? देखिए पहले आपने ब्रेक देखे होंगे पुराने ट्रैक्टर्स में, जो बच्चे पुराना ट्रैक्टर्स चलाते होंगे या देखे होंगे, उनको कम से कम 10-12 बार ऐसे मोड़ते होंगे तब जाके वो पूरा मुड़ता था। या आप रोलर को देखे, कम से कम 30 बार जब तक नहीं कर दोगे ना तब तक तो मुड़ता ही नहीं है। तो बच्चों अब वो जमाना नहीं रहा। अब बहुत जरा सा भी आप ऐसे करते हो, आप जरा सा भी ऐसे करते हो बाइक का या कार, बाइक का तो नहीं, कार का स्टीयरिंग, तो कार अच्छे से मुड़ जाती है। ये किसकी वजह से संभव है? ये संभव है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक की वजह से। देखिए क्या होता है स्टीयरिंग सिस्टम में भी, अभी जो मैंने आपका एग्जांपल दिया है वो स्टीयरिंग सिस्टम का दिया है, और ब्रेक में भी हाइड्रोलिक ब्रेक ही होते हैं। तो जिनको डिस्क ब्रेक आप बोलते हो, है ना, क्या बोलते हो आप उनको? डिस्क ब्रेक बोलते हो। जिनको आप डिस्क ब्रेक बोलते हो, डिस्क नहीं होता, क्या होता है? डिस्क ब्रेक। तो डिस्क ब्रेक क्या होता है कि यहां से पैडल को दबाया जाएगा और पैडल के कारण ये पिस्टन सिलेंडर में फ्लूइड भरा होगा, ये फ्लूइड इसको दबाएगा और ये जो फ्लूइड है ये कैसा लगाएगा? बिल्कुल समान बल, समान दाब लगाएगा। इमेजिन करिएगा अगर ये दाब समान ना लगता,
अगर ये दाब समान ही ना लगता तो बच्चे पता चला यहां से रुक गया और यहां से वो हिल रहा है, तो खतरनाक तरीके से आपका पहिया बहुत ज्यादा वाइब्रेट होता। इस तरह की चीजों का हम उपयोग ही नहीं कर पाते। तो ये मेहरबानी है इस लिक्विड की। ये बच्चों अलग तरह के सिंथेटिक लिक्विड्स होते हैं, पानी तो नहीं होता, सिंथेटिक लिक्विड्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम वगैरह से बनाए जाते हैं, उन चीजों में हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो ये जो उपकरण है ये किसके नियम पर आधारित हैं? ये पास्कल के नियम पर आधारित हैं, जिसमें आपका आधारित है द्रव चलित ब्रेक हो गया और द्रव चलित लिफ्ट हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। सर हमारे यहां ट्रैक्टर है तो चाचा अभी भी 2 से 3 बार मोड़ते हैं, तब मुड़ता है। हाँ तो देखो, वो जो ट्रैक्टर्स है ना पुराने वाले, वो काम करते हैं आपका मैकेनिकल लिंकेज पे। पहले ये रॉड घूमेगी, फिर ये रॉड इसको घुमाएगी, फिर ये रॉड इसको घुमाएगी, तब जाके ये पहिए से अटैच है, सालों लग जाते हैं। लेकिन आजकल सब फ्लूइड से जा रहा है, फ्लूइड फटाक से ट्रांसफर होता है और काम तमाम कर देता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो बच्चों देखिए कितना सारा पढ़ लिया हमने द्रव के दाब में। जल्दी से एक बार रिवाइज करें। हमने पढ़ा कि द्रव का दाब क्या होता है, द्रव के द्वारा आरोपित दाब। फॉर्मूला पढ़ लिया, P बराबर DGH। हमने पढ़ा कि ये हर दिशा में समान लगता है और इसी को क्या बोलते हो, पास्कल का नियम। और समान लगने के साथ साथ ये कैसा होता है, तल के लंबवत भी होता है। कैसा होता है, तल के लंबवत भी होता है। और पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण पढ़े हमने, जिनको बोलते हो आप हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। आज तक ऐसा फिजिक्स किसी से नहीं पढ़ा। विवेक धर बहुत धन्यवाद। बच्चों देखो, फिजिक्स का मतलब भी आपको अगर आज तक फिजिक्स से या साइंस से डर लगा है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने उसको समझ के नहीं पढ़ा। कोई भी चीज यार आप उठा लो, अगर आप उसे समझ के नहीं पढ़ोगे ना तो 4 दिन में भूल जाओगे। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, अगर आप इन्हें समझ के पढ़ो, डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ो तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आगे चलें। तो बच्चों अगला जो टॉपिक मेरा रहने वाला है, एक बहुत शानदार सी चीज, देखिए मजा आ जाएगा इसको पढ़ के, वो है आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। और देखिए संडे को मैं तो करवाता ही हूं आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक बार थम्स अप करके बताएंगे किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन करे हैं उठा के, जल्दी से बता दीजिए। क्या आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस करे हैं, किसी भी एग्जाम के आपसे हुए हैं या नहीं? तो बच्चों ये होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, द्रव स्थैतिक विरोधाभास। समझेंगे क्या? चलो पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे आप बताएंगे कि मैं आपको 3 तरह के बर्तन देता हूं, ठीक है। ये एक एस शेप का बर्तन है, ये ऐसे है एस। ये है आपका एक एच शेप का बर्तन, एक है आपका आई शेप का बर्तन, एक है आपका वी शेप का बर्तन, ठीक है, वी शेप का बर्तन। और दोस्त एक बर्तन मैं आपको देता हूं ए शेप का, ये मैंने आपको दिया ए शेप का बर्तन, समझ चुके होंगे, ए शेप का बर्तन, ठीक है। अब तीनों में समान स्तर तक मैं भर देता हूं लिक्विड, फ्लूइड भर देता हूं, ठीक है। एक समान लेवल तक मैं क्या भर देता हूं, इसमें फ्लूइड भर देता हूं। कहां तक भर देता हूं? मान लो मैं कहता हूं कि इनमें यहां से नीचे फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? यहां से नीचे सभी में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। तो आपका आंसर है, आपका क्वेश्चन है कि बताइए किस बर्तन के द्वारा सबसे ज्यादा दाब लगाया जाएगा? बताएं किस बर्तन के द्वारा सबसे ज्यादा दाब लगाया जाएगा? बताओ किस बर्तन के द्वारा जमीन पर सबसे ज्यादा दाब लगाया जाएगा? बताएं दोस्त एक बार। किस बर्तन के द्वारा सबसे ज्यादा दाब लगाया जाएगा? मेरा आपसे यह प्रश्न है। SHIV या A? नाम बताएंगे सभी में से, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो देखिए आप वो आंसर कर रहे हैं जो आपको दिख रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन मजे की बात क्या है, एक भाई थे शायद हर्ष भाई, उन्होंने अब तक करेक्ट आंसर दिया है कि बच्चों मजे की बात है कि सभी के द्वारा समान दाब लगाया जाएगा। कैसा लगाया जाएगा? सभी के द्वारा, लिख लो,
समान दाब लगाया जाएगा, है ना। देखो चीजें बिल्कुल वैसी हैं नहीं ना, जैसी दिखती हैं, जैसे वो थी, जो आप जैसी आपको दिखती थी जब आप अपने दोस्तों से कहते थे अरे यार मेरी वाली ऐसी नहीं है, उसको छोड़ के दुनिया खराब है, बाकी वो अच्छी है, लेकिन पता आपको बाद में चला। क्या समझ गए ना। तो बच्चों यहां पर सभी के द्वारा समान दाब लगाया जाएगा। क्यों मेरे प्यारों, जब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था P बराबर DGH, तो मुझे यह बताइएगा क्या इसमें कहीं बर्तन के आकार या आकृति का कोई जिक्र था? बताइए, क्या इसमें बर्तन के आकार या आकृति का जिक्र था? तो आप कहोगे बच्चे किसका जिक्र था? घनत्व का, गुरुत्वीय त्वरण का, ऊंचाई का। अरे ऊंचाई तो सबकी सेम है, देखो इसीलिए तो ऊंचाई मैंने समान रखी है। घनत्व मैंने देखो एक ही तरह का लिक्विड भरा है और जी की वैल्यू पृथ्वी पे रखे हैं तो सबके लिए बराबर है ना। ऐसा थोड़ी है कि एस पृथ्वी पे है, एच चंद्रमा पे है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले में आकार और आकृति की कहीं कोई बात नहीं है, आकार और आकृति की कहीं कोई बात नहीं है, इसलिए सभी बर्तनों के द्वारा दाब कैसा लगाया जाएगा? समान। और इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है? आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जिससे विरोध वाली फीलिंग आए। आपको आ रही है कि नहीं विरोध वाली फीलिंग? आप कह रहे होंगे अरे यार देखने में तो यार एच का ज्यादा लग रहा है मास्टर, ऐसे कैसे कर रहे हो? इसीलिए तो इस टॉपिक का नाम क्या है? विरोधाभास है, ठीक है। जो जैसा लगता है वैसा नहीं है, केवल इसका ये मतलब है। और बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। आपको कोई भी बर्तन बना के दे देगा, चलो अब बताओ, एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। एक मैंने दिया आपको शंकु, और मैंने दिया एक गोला, यह है आपका कोन, यह है आपका स्फीयर, और यह है आपका सिलेंडर, ठीक है। तीनों में सेम लेवल तक लिक्विड भरा है। अब बताओ जरा किसके द्वारा समान दाब लगेगा? जल्दी से बताएंगे, किसके द्वारा समान दाब लगेगा? बताएंगे दोस्त, किसके द्वारा समान दाब लगेगा? अरे अब तो रुक जाओ, एस एस वाले, एस एस वाले प्राणियों अब तो रुक जाओ। कौन से ग्रह के हो? बताएंगे जल्दी से, किस बर्तन के द्वारा समान दाब लगेगा, या सभी के द्वारा, या किसी के द्वारा अलग अलग भी लगेगा? तो आपके कमेंट आने क्यों बंद हो गए हैं? चलिए बाद में आ जाएंगे शायद कमेंट, और मैं समझ चुका हूंगा कि सब समझ गए होंगे सभी के द्वारा कैसा लगेगा, समान दाब लगेगा। चलो यहां तक हो गया। अब मैं आपको एक तीसरे तरह की दाब पर ले चलता हूं, जिसको आप बोलते हो वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हो? वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हो दोस्त? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इसको बोलते हो। समझो ये ना सब अलग अलग होते हैं। आप इन्हें वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ते हो। आप क्या पढ़ते हो कि किसी वस्तु के द्वारा लगाया गया दाब कितना होता है? F/A। किसी द्रव के द्वारा लगाया गया दाब कितना होता है? DGH। और भैया फिर आप जब ऑप्शन में दोनों को देखते हो तो कहते हो ये तो गलत ऑप्शन आ गया यार, ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि बच्चे ये कब लगता है? जब मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक चीजें दाब लगाएं, जैसे मैं लगाऊं, ऊंट लगाए, कील लगाए, रेलगाड़ी लगाए। ये कब लगता है? ये लगता है जब द्रव के द्वारा दाब लगाया जाए। और बच्चों तीसरे तरह का दाब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि आप बचपन से झेलते आ रहे हैं। कौन सा दाब? अरे मैं उसकी बात नहीं कह रहा कि मैं आज बात नहीं कर पाऊंगी, मैं आज बात, वो आपको 10 बजे गुड नाइट कह के और 12 बजे तक ऑनलाइन बैठी रहती हैं, उस दाब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस दाब की बात कर रहा हूं जो वायुमंडल बचपन से आपके ऊपर लगाए रहता है। तो किसका दाब होता है ये? वायुमंडलीय हवा का दाब। वायुमंडलीय हवा का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर जिसको आप जन्म जिंदगी से झेलते आए हैं और आपको कुछ फील ही नहीं होता, क्योंकि भैया आप उसे बचपन से झेलते आए हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको बोलते हो आप वायुमंडलीय दाब। अब सुनो इससे क्या पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना। कितना होता है? तो देखिए दोस्त, अगर आप प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाओ DGH। देखो मैंने कहा था कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं? तरल। तो तरल में कौन आते हैं? द्रव भी आते हैं और गैस भी आते हैं। पीछे हमने द्रव पढ़ा था। हवा क्या होती है? हवा एक गैस होती है। तो बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले में प्रॉपर वैल्यू रखेंगे, हवा का घनत्व कितना होता है, जी कितना है, वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है, तो हमें जो आंसर मिलता है डायरेक्टली वो मिलता है 1.01325 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें आंसर मिलता है। आप इसको इतना बड़ा ना रटके, लगभग आप इसको इतना याद कर सकते हैं, 1.01 गुणा 10⁵
5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए बोर्ड से, कान नहीं हटने चाहिए मेरी आवाज से। बहुत सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाले हैं। सुनो, मैंने क्या लिखा, वायुमंडलीय दाब को मैंने लिखा 1.01 गुणा 10 की पावर 5 या 1.01325 गुणा 10 की पावर 5। ठीक, अब बच्चों याद रखना एक चीज, यहां नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के कि 10 की पावर 5 का मतलब कितना होता है। 10 की पावर 5 का मतलब होता है, या ऐसे लिखो सही से, इसको उल्टा करके लिखते हैं, प्रेशर में होता है एक बार, एक प्रेशर की यूनिट होती है। बार क्या होती है? प्रेशर की इकाई। ठीक है, प्रेशर की मात्रक, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? बार। और बच्चों एक बार में होते हैं 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझना इस चीज को, रटना मत, रटने में गड़बड़ कर दोगे। एक बार में कितने होते हैं? 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.01, और देखो इतने की जगह क्या मैं बार नहीं लिख सकता? तो 1.01 बार मैं इसको लिख सकता हूं। जो जो बच्चे मुझसे एग्री करते हैं एक बार थम्स अप करेंगे। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप कहां कंफ्यूज होते हो? आप यहां कंफ्यूज होते हो। क्वेश्चन आता है कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं। क्वेश्चन आता है एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितने पास्कल होते हैं। क्वेश्चन ये आता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितने पास्कल होते हैं। बताएंगे कौन इसका आंसर करेगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितने पास्कल होते हैं। तो बच्चों याद रखना कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितने कुछ नहीं होता, मैंने पीछे भी आपको बताया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या कहते हो आप? पास्कल कहते हो। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हटाओगे तो डायरेक्ट पास्कल आएगा, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हटाने के लिए आपको 10 की पावर 5 देनी पड़ेगी, जब जाके आप क्या लगाओगे? बार लगाओगे। ठीक है, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं चाहे तो, या आप इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1.01 गुणा 10 की पावर 5, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? पास्कल लिख दोगे। बताइए कह सकते हो कि नहीं? इसको बिल्कुल आप कह सकते हो। तो अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए कि 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एक बार होते हैं, लेकिन पास्कल का कोई संबंध नहीं है, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ आया? यहीं से प्रश्न बनता है। और बच्चों ये क्या है? ये कौन सा प्रेशर है? ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो इसका नाम बनेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या लिखोगे? 1 ATM। ATM क्या होता है? ATM होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। तो पूछेगा, कैसे भी पूछ ले, एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल होता है, कितने बार होता है, कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे से इस चीज को समझ चुके होंगे। बच्चों और सुनिएगा, अगर मैं मान लो यहां पर आपसे बात करूं कि हमने पढ़ा था कि जो द्रव होते हैं वो क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को यहीं बनाऊंगा मैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि जो द्रव होते हैं वो क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसमें मैंने ढेर सारा पारा भर दिया। कितना भर दिया? मैंने ढेर सारा पारा भर दिया। कौन भर दिया? मैंने ढेर सारा पारा यहां पे भर दिया, Hg मैंने यहां पे भर दिया, जिसकी बच्चों ऊंचाई कितनी है? 760 mm ऊंचाई है। कितनी है? 760 mm ऊंचाई है। तो बच्चों 760 mm ऊंचाई का जो पारा होगा, याद रखना 760 mm ऊंचाई का जो पारा होगा, 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऊंचाई का जो पारा होगा वो बिल्कुल ठीक एक वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब लगाता है। ठीक है, 760 mm ऊंचाई तक का भरा हुआ पारा बिल्कुल ठीक एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर दाब लगाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप पढ़ोगे, और इसी को क्या कहते हो? वायुमंडलीय दाब। तो कैसे भी पूछ सकता है, वायुमंडलीय दाब ये भी होता है, और जो आपको ऊपर पढ़ाया है वो भी होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्त एक यूनिट और आपसे पूछी जाती है, जिस प्रकार से आपसे ये सारी यूनिट पूछी गई है, टॉर यूनिट पूछी जाती है। क्या? टॉर। तो बच्चों याद रखेंगे कि 1 टॉर जो होता है, 1 टॉर जो होता है ये 1 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 टॉर Hg में कितना होता है? 1 mm, और अगर इसको पास्कल में चेंज करोगे तो 133.2
2 पास्कल के करीब ये होता है। तो प्रेशर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उसकी यूनिट से पूछा जाता है, और मैं उम्मीद करूंगा आपको यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्त, अगर आपको कोई कहीं कैसा भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे एक बार डाउट सेक्शन में, आप डाउट ग्रुप में जुड़े होंगे, वहां पे अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आपके सारे डाउट बताऊंगा। भैया इसमें कंफ्यूज होना जायज है, क्योंकि आपने पहले रट रखी हैं, चीजें समझी नहीं है। एक बार इनको अच्छे से लिखना, देखना, बच्चे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे डाउट सेक्शन में चीजें पूछ सकते हैं, सही है? मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसको कम से कम 3 बार पढ़ना। कितने बार? 3 बार कम से कम पढ़ना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पुरानी जो कचरा आपने भर रखा था, उल्टे पलटे तरीके से रट रखा था, वो सब कैसा हो जाएगा बच्चों? क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जल्दी से बताएंगे कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर करते हैं हम आज की क्लास को फिनिश। एक बार थम्स अप करके मुझे जल्दी से बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया। रिपीट बच्चे करने का टाइम नहीं है, मैं आपको कल बता दूंगा। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है? अच्छे से आप इसको रिवाइज करके आइएगा। तो चलो, तो सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल के लिए चलना भी जरूरी है। तो लगातार चलते रहिएगा अपनी मंजिल को पाने तक। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।